जो हुआ सो हुआ। जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। विलियम जेम्स, एक प्रतिष्ठित चित्रकार जिनकी कलाकृतियों की अमीर कला संग्रहकर्ताओं के बीच भारी मांग थी, एक दिन कोई चोर उनके स्टूडियो में घुसा और उनकी नवीनतम अनूठी रचना को चुरा ले गया। चित्रकार ने अपने कंधे उचकाकर और थोड़ा दुख करके इस घटना को भुला दिया। अगले दिन जब उसके मित्र उससे सहानुभूति जताने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्होंने उसे हमेशा की तरह अपने बगीचे में चेहरे पर खुशी लिए घूमते हुए पाया। आप कैसे इतना शांत और अविचलित रह सकते हैं? उन्होंने उससे पूछा। आपकी जो कलाकृति चोरी हुई है उससे शायद आपको लाखों डॉलर का नुकसान हुआ होगा। आपको भारी हानि हुई है, उसके एक बैंकर मित्र ने कहा। आपको गलतफहमी हुई है, चित्रकार ने कहा। मेरा एक चित्र चोरी हो गया है, परंतु वो चित्र मेरी अमूल्य संपदा नहीं था। मेरी अमूल्य संपदा यही मेरे पास है। अपने सर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मेरी असली अमूल्य संपदा ये है जिसने मेरे सभी चित्रों की रचना में मेरी सहायता की है। और भी कई चित्र इस कारखाने से निकलने की प्रतीक्षा में हैं। निराशा, हताशा, कुंठा और अवसाद से पीड़ित कई रोगियों से जब हम उनके रोगों की वजह पता करते हैं तो वो कहते हैं, मेरे पति की मृत्यु हो गई, या मेरा लाखों का नुकसान हो गया, अथवा मेरे प्रेमी या प्रेमिका का विवाह किसी और से हो गया, या मेरा प्यारा कुत्ता मर गया, या इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई, या मेरे बेटी की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई, आदि आदि। उपरोक्त कारण जो ये लोग बताते हैं, क्या उनकी चिंताओं से वो चीजें वापस लौट सकती हैं? क्या मृत्यु को प्राप्त कोई व्यक्ति चिंता करने से फिर जीवित हो जाएगा? क्या प्रेमिका या प्रेमी चिंता करने से अपनी शादी तोड़कर आपके पास चले आएंगे? क्या चिंता करने से बर्बाद हुई फसल फिर से लहलहाने लगेगी? क्या चिंता में काले पड़कर आप अपने मृत पालतू कुत्ते को फिर से जीवित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता करने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, आप एक अमूल्य चीज जरूर खो देंगे। वो है आपकी सेहत या फिर आपकी जिंदगी। हेनरी फोर्ड का कथन यहाँ हमारा मार्गदर्शन करता है। जब मैं घटनाओं को सुधार नहीं सकता तो मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता हूँ। क्या हमें स्थितियों को नहीं समझना चाहिए कि कौन सी सुधर सकती है और कौन सी स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है? आप जब ये निर्णय कर लें कि ये स्थिति अब वापस नहीं पलट सकती, तो उस पर विचार या चिंता करना बंद कर दें और उसे स्वीकार कर लें। जब आप उसे स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपको चिंता नहीं होगी। कई युवाओं में अवसाद की प्रमुख वजह है प्रेमी या प्रेमिका से शादी नहीं कर पाना या उन्हें खो देना। उन्हें मैं ये नीति कथा बताना चाहता हूँ। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा एक मनोवैज्ञानिक एक मनोरोग अस्पताल का भ्रमण कर रहा था। अस्पताल का एक डॉक्टर उसे वहां घुमा रहा था। उसने एक कोने में कुर्सी पर आगे पीछे झूलते मनोरोगी को उत्तेजित भाव से प्रिया 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 चिल्लाते हुए पाया। इस व्यक्ति को क्या हुआ जो इसे यहां लाना पड़ा? मनोवैज्ञानिक ने डॉक्टर से पूछा। ये एक बहुत करुण कहानी है। ये व्यक्ति प्रिया नामक एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसने इसे धोखा दिया, डॉक्टर ने बताया। मनोवैज्ञानिक ने चलते चलते ये निष्कर्ष निकाला कि प्रेम में विफलता पागलपन की वजह हो सकती है। अस्पताल के दूसरे हिस्से में डॉक्टर और उसके साथी को एक दूसरा मनोरोगी मिला जो अपने सिर को बार बार दीवार पर मार रहा था और प्रिया 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 कहकर जोर जोर से रो रहा था। मनोवैज्ञानिक हैरत में पड़ गया। बेचारा प्रिया का एक और मारा। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि निश्चय ही वो बहुत सुंदर रही होगी और उसने बहुतों को छला होगा, डॉक्टर ने उत्तर दिया। नहीं, इस बार आप गलत निष्कर्ष पर हैं। दरअसल यही वो व्यक्ति है जिसने प्रिया से शादी की थी। युवाओं को चाहिए कि इस कहानी पर खास तौर से गौर करें। किशोरावस्था में किसी से प्यार हो जाना स्वाभाविक है, किंतु यदि उससे शादी नहीं हो पाए तो कयामत नहीं आ जाएगी। जीवन में रोमांस और विवाह से आगे भी बहुत कुछ है। महान दार्शनिक एपिक्टेटस के वाक्य को सभी स्त्री पुरुषों को कंठस्थ करवा देना चाहिए। उन्होंने कहा था, सुख का एक ही रास्ता है और वो ये है कि उन चीजों के बारे में चिंता नहीं की जाए जो हमारी इच्छा शक्ति के परे हों। जब हम अवसंभावी से लड़ना बंद कर देते हैं
तो हम जीवन को समृद्ध बना लेते हैं। हम ऊर्जावान हो जाते हैं, हम अच्छा और सही सोच सकते हैं, हम अधिक स्वस्थ हो जाते हैं और हम ऊर्जावान बन जाते हैं। हम देखते हैं कि तूफान में मजबूत और ऊंचे पेड़ धराशायी हो जाते हैं क्योंकि वे तूफान की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। नर्म और नाजुक लताएं और घास तूफान के बाद भी वैसी की वैसी रहती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लताओं और घास ने तूफान की शक्ति को स्वीकार कर लिया और उसके सामने झुक गई। हमें भी अवसंभावी के सामने झुक जाना चाहिए, तभी हम जीवित रह पाएंगे, अन्यथा चिंताओं का तूफान हमें उखाड़ फेंकेगा। आपके हाथ में एक दूध या जूस का गिलास है, उसे आपने पीने के लिए उठाया है। अचानक वो गिलास आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और दूध या जूस पूरा का पूरा जमीन पर फैल जाता है। अब यदि आप इसी दूध या जूस का गम दिन भर करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? क्या आपकी चिंताओं से वो दूध या जूस फिर से गिलास में भर जाएगा? क्या जिंदगी की कैसेट रिवर्स हो जाएगी? क्या वो जूस आप जीवन में दोबारा कभी पी पाओगे? इन सब सवालों का जवाब है नहीं, कभी नहीं। ये दूध या जूस अब आपके नसीब में नहीं है। इसे स्वीकार करना ही आपके लिए लाभदायक है। इसकी चिंता में डूबे रहना आपके लिए कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। उल्टा इसकी चिंता आपके शरीर को इतनी हानि पहुंचा देगी जिसकी 100 दूध या जूस के गिलास भी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। मेरे रोगियों में मैंने पाया है कि वो उन लम्हों को याद करके चिंतित होते रहते हैं जो कि कई समय पहले गुजर चुके हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। कोई आर्थिक नुकसान या घाटा, किसी का धोखा, कोई दुर्घटना, किसी अपने की मृत्यु, अपने प्रेमी की बेवफाई आदि आदि। ये सब जो उनके साथ हो चुका होता है वो उसे सोच सोच कर परेशान और चिंता करके बीमार हो जाते हैं। इनकी चिंता का एक ही उपचार है कि इन्हें एक मंत्र सिखा दिया जाए, जो हुआ सो हुआ। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना बुद्धिमानी है और भूतकाल की घटनाओं के बारे में ही सोचते रहना या उसी में जीना मूर्खता है। हेनरी फोर्ड कहते थे कि जब मैं घटनाओं को सुधार नहीं सकता तो मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता हूँ। हाँ, यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि जिन्हें हम बदल या सुधार नहीं सकते उन्हें उनके हाल पर छोड़कर उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं। याद रखें, आप अपना वर्तमान और भविष्य बदल सकते हैं, भूत नहीं। चैप्टर 15, सकारात्मक आत्म छवि का निर्माण कैसे करें। जीवन मूल्यों से संबंधित कोई भी निर्णय मनुष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी तत्व उसके मनोवैज्ञानिक विकास और प्रेरणा में इतना निर्णायक नहीं है जितना कि अपनी क्षमताओं के बारे में उसका अनुमान। नेथेनियल ब्रांडेन। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, हर व्यक्ति में संभावनाओं का अनूठा भंडार होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बीज में पेड़ बनने की संभावना होती है। मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोज है आत्म छवि। आत्म छवि का तात्पर्य ये होता है कि आप स्वयं के बारे में क्या विचार या भावनाएं रखते हैं। जैसे, मैं किस तरह का इंसान हूं? क्या मैं ये कार्य कर सकता हूं? क्या मैं गणित में ए ग्रेड ला सकता हूं? क्या मैं भाषण दे सकता हूं? जब ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं तो हमारी आत्म छवि हमें इसके बारे में उत्तर देती है। ये उत्तर हमारे मन और मस्तिष्क में पहुंचकर उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं या परिणाम देने लगते हैं। ये आत्म छवि अनुभव, हालात और आपके पूर्वाग्रहों से निर्मित होती है। ये किसी बाहरी व्यक्ति या गुरु के द्वारा निखारी भी जा सकती है, अथवा आप स्वयं इस आत्म छवि को अद्भुत तरीके से सकारात्मक बना सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। यदि आप 6 फीट चौड़ी खाई को कुछ वर्ष पूर्व कूदकर पार कर चुके हैं तो आपकी आत्म छवि ये बन चुकी है कि आप वो व्यक्ति हैं जो 6 फीट चौड़ी खाई को पार कर सकता है। अब जब भी आपके सामने 6 फीट या उससे कम की खाई रास्ते में आएगी तो स्वाभाविक रूप से आपके मन और मस्तिष्क में ये सिग्नल पहुंच जाएंगे कि आप इस खाई को पार कर सकते हैं और बिना डरे छलांग लगाकर आप इसे आसानी से पार कर लेंगे। यदि भूतकाल में इसका विपरीत हुआ होगा तो आपकी आत्म छवि आपको इस खाई को पार करने से रोकेगी और कहेगी कि आप इसे पार नहीं कर सकते। यदि आप किसी कार्य को करने में असफल हुए थे और जुनूनी होने के कारण आपने वो कार्य तब तक नहीं छोड़ा
जब तक कि आप उसमें सफल नहीं हो गए, तो आपकी आत्म छवि अनचाहे ही आप संवार रहे थे। ये आत्म छवि ही आपके सुखी और दुखी रहने की प्रमुख वजह है। यदि ये सकारात्मक है तो आप सुखी हैं, और यदि नकारात्मक है तो आप दुखी ही रहेंगे, चाहे कितने ही सुख और संसाधन आपके पास उपलब्ध हों। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास अपार दौलत है, शक्ति है, सुंदरता है, लेकिन वो फिर भी अवसाद या डिप्रेशन में है। वो आत्महत्या करना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दौलत, शोहरत और सुंदरता खुशी की गारंटी नहीं देते हैं। खुशी की गारंटी आपको केवल एक सकारात्मक आत्म छवि ही दे सकती है। जैसे युद्ध के समय हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन सैनिक जिसकी आत्म छवि ये है कि मैं एक रक्षक हूं, विचलित नहीं होता और युद्ध का सामना करता है। बीमारी की महामारी फैलने से हम डर जाते हैं, लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक जिसकी आत्म छवि ये है कि मैं लोगों की जान बचाने के लिए बना हूं, डरता नहीं है और अपने कार्य में जी जान से लग जाता है। ऐसे ही हमेशा सुखी रहने की आत्म छवि हम निर्मित करें और सुखद परिवर्तनों के सैलाब को अपने दिलो दिमाग में आने दें। वो दुख और बीमारियों को बहा ले जाएगा। आत्म छवि का निर्माण किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव से भी होता है। जैसा कि मैंने अपने हजारों मरीजों को परामर्श देने से अनुभव किया है कि उन जोड़ों के दर्द के रोगियों को ठीक होने में कम समय लगा जो मुझसे परामर्श लेने किसी ऐसे मरीज के कहने पर आए थे जिसका मैंने सफल उपचार किया था। मिर्गी, लकवा, माइग्रेन और पेट के रोगों के रोगियों की जब किसी और रोगी के अनुभव से सकारात्मक आत्म छवि बनती है, तो वे रोगी कई गुना ज्यादा तेजी से स्वस्थ होते हैं। ये मेरे जैसे कई चिकित्सकों का अनुभव रहा होगा। यदि किसी रोगी की मृत्यु किसी विशिष्ट रोग के कारण हो जाती है और वही रोग जब स्वयं हमें हो जाता है, तो हमारी नकारात्मक आत्म छवि हमारी स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। जैसे यदि आपके मित्र की मौत हृदयघात से हुई थी, तो आपको ऐसी समस्या होने पर आपकी नकारात्मक आत्म छवि ये कहेगी कि आप भी नहीं बचेंगे। यदि आपके परिचितों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कई बार हृदयघात झेल चुका है, तो आपके हार्ट अटैक से पीड़ित होने पर आपकी सकारात्मक आत्म छवि आपको ठीक होने में या जान बचाने में पूरी पूरी मदद करेगी। सत्य भी यही है कि अभी तक अधिकांश लोगों ने बीमारियों को हराया ही है, तो क्यों ना हम भी अधिकांश का अनुभव ग्रहण करके अपनी आत्म छवि को सकारात्मक बना लें। बचपन में मैं और मेरे बड़े भाई आम के बगीचे की निगरानी करते थे। पक्के आमों को तोड़ने के लिए हम पत्थर फेंक रहे थे कि उसकी चपेट में एक गिलहरी का बच्चा आ गया। वो पेड़ से नीचे गिर गया और कुछ अर्धमूर्छित सा हो गया। हमने उस पर हमारी सुराही में से पानी लाकर छींटे डाले, लेकिन वो बस अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देख रहा था। इतने में एक दूसरी गिलहरी वहां आई। शायद वो उसकी माँ थी। उसने उसे देखा, सूंघा और कान में कुछ फुसफुसाया, फिर भी वो नहीं उठा। फिर उसने पेड़ पर थोड़ी ऊंचाई पर चढ़कर छलांग लगाई और जख्मी होने का नाटक किया। कुछ देर जमीन पर पड़ी रही, फिर उठी और अपनी पूंछ को हिलाते हुए दौड़ लगा दी। ये देखकर उसका बच्चा भी उठा। उसने भी पूंछ उठाई, कुछ लंगड़ाता हुआ खड़ा होकर चला और कुछ ही देर में दौड़ लगाकर अपनी मां के साथ अटखेलियां करने लगा। ये उदाहरण दिखाता है कि जानवर भी अपने बच्चों की आत्म छवि सुधरवाकर उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। तो क्या हम इंसानों को नहीं चाहिए कि हम भी अपने स्वयं की, अपने बच्चों की और अपने मित्रों की छवि को सकारात्मक बनाएं? आपने अपने आसपास कई उदाहरण देखे होंगे, जैसे एक लोहार के बेटे और एक चिकित्सक के बेटे को एक समान हथौड़े से चोट लगी हो। चिकित्सक अपने बेटे को अच्छे से अच्छा उपचार दे रहा है, उसके बावजूद लोहार के बेटे की चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। इसकी वजह लोहार के बेटे को अपने पिता से मिली सकारात्मक आत्म छवि है, जो उसे ये बताती है कि ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं। ऐसे ही हजारों उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे कि आत्म छवि कैसे बिन बताए ही रोगों को नष्ट करती चली जाती है। कुछ लोग त्रुटिवश बचपन में बनी नकारात्मक आत्म छवि को परिवर्तित ही नहीं करते और एक फिल्टर लगा लेते हैं जो उनमें सकारात्मक आत्म छवि निर्मित ही नहीं होने देता। यहाँ पर प्रख्यात मनोचिकित्सक मैग्रिस का एक अनुभव हमें स्पष्टता प्रदान करेगा। कुछ साल पहले मैंने समूह चिकित्सा के एक सत्र में
इस तरह की विकृत आत्म अवधारणा का एक नाटकीय उदाहरण देखा। हम लोग अपने शरीर की मानसिक छवियों के बारे में बात कर रहे थे। जब हम एक महिला के पास पहुंचे तो वो बोली, देखिए, मैं खुद को मोटी और मुहासों वाली मानती हूँ। इस पर सारा समूह जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि 5 फुट 8 इंच लंबी वो महिला किसी मॉडल की तरह छरहरी थी। उसके लंबे सुंदर बाल थे और त्वचा साफ थी। सच्चाई ये थी कि किशोरावस्था में वह मोटी थी और उसके चेहरे पर मुहासे थे। लोगों ने उसे शायद बड़ी बेरहमी से बताया था कि वो कितनी बुरी दिख रही है। समय के साथ साथ उस युवती की बाहरी तस्वीर तो बदल गई, लेकिन आंतरिक तस्वीर जस की तस रही। क्या इस दौरान उसे किसी ने नहीं बताया होगा कि वो सुंदर और छरहरी है? मुझे तो लगता है कि ऐसा जरूर हुआ होगा, लेकिन उस युवती के फिल्टर ने उन प्रशंसा भरी बातों को नकारते हुए भीतर ही नहीं घुसने दिया होगा। मैं नहीं कर सकता कि अंत्येष्टि। डोना का चौथी कक्षा का क्लासरूम सामान्य था। मैं ऐसे क्लासरूम अक्सर देखता रहता था। विद्यार्थी 6 डेस्कों की 5 कतारों में बैठे हुए थे। टीचर की डेस्क विद्यार्थी के सामने थी। बुलेटिन बोर्ड पर विद्यार्थियों का नाम लिखा था। ज्यादातर मामलों में ये एक सामान्य स्कूल था, लेकिन जिस दिन मैं उस स्कूल में पहली बार गया, वहां एक असामान्य घटना हो रही थी। वहां रोमांच की लहर साफ दिखाई दे रही थी। डोना मिशिगन के एक छोटे कस्बे में स्कूल टीचर थीं। उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे थे। वो पूरी काउंटी में स्टाफ विकास परियोजना में स्वैच्छिक कार्य करती थीं। इस परियोजना को मैंने ही शुरू किया था। प्रशिक्षण भाषा कौशल पर केंद्रित था, ताकि विद्यार्थियों की आत्म छवि सुधरे और वो अपने जीवन को खुद नियंत्रित कर सकें। डोना का काम ये था कि वो प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें और फिर प्रस्तुत की गई अवधारणाओं का प्रयोग करें। मेरा काम क्लासरूम में जाकर इस दौरान उनका उत्साह बढ़ाना था। मैं कमरे के पीछे खाली सीट पर बैठकर देखने लगा। सभी विद्यार्थी एक काम में जुटे थे और एक कागज पर अपने विचार लिख रहे थे। मेरे पास जो 10 साल की छात्रा बैठी थी, वो अपने पेज पर बस यही लिखे जा रही थी, मैं नहीं कर सकती। मैं फुटबॉल को ज्यादा दूर तक नहीं मार सकती। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग नहीं दे सकती। मैं डेबी को सहेली नहीं बना सकती। उसका पेज आधा भर चुका था। ये साफ था कि वो कुछ समय तक रुकने वाली नहीं थी। वो संकल्प और लगन से काम कर रही थी। मैंने आगे जाकर दूसरे विद्यार्थियों के पन्ने देखे। सभी लिख रहे थे कि वो कौन से काम नहीं कर सकते। मैं 10 दंड बैठक नहीं लगा सकता। मैं क्रिकेट में छक्का नहीं मार सकता। मैं सिर्फ एक कुकी नहीं खा सकता। इस समय तक इस काम में मेरी उत्सुकता जाग गई। इसलिए मैंने टीचर से जाकर पूछने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा था। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो भी लिखने में व्यस्त थीं। आखिर मैंने फैसला किया कि इस समय के बीच में दखल नहीं देना ही सबसे अच्छा रहेगा। मैं जॉन की मम्मी को शिक्षक अभिभावक सम्मेलन में आने के लिए राजी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी से कार में पेट्रोल नहीं भरवा सकती। मैं एलन से मुक्कों के बजाय शब्दों का प्रयोग नहीं करवा सकती। मैंने ठान लिया कि मैं ये पता लगाऊंगा कि विद्यार्थी और टीचर मैं नहीं कर सकता के नकारात्मक वाक्य क्यों लिख रहे हैं, जबकि उन्हें मैं कर सकता हूं जैसा सकारात्मक वाक्य लिखना चाहिए। बहरहाल, जब मैं ये रहस्य नहीं जान पाया तो मैं दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया और देखता रहा। सभी विद्यार्थी अगले 10 मिनट तक लगातार लिखते रहे। ज्यादातर ने अपना पूरा पेज भर दिया। कुछ तो दूसरे पेज पर भी लिखने लगे। डोना ने इस काम के अंत का संकेत देते हुए कहा, जिस पेज पर तुम लिख रहे हो बस उसे पूरा कर दो, नया पेज शुरू मत करना। फिर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अपने पेज मोड़कर उनकी डेस्क के पास आएं। जब विद्यार्थी टीचर की डेस्क के पास पहुंचे तो उन्होंने मैं नहीं कर सकता के सभी वाक्य एक खाली डिब्बे में भर दिए। जब सभी विद्यार्थियों के पेज जमा हो गए तो डोना ने डिब्बे में अपना भी कागज डाल दिया। उन्होंने डिब्बे का ढक्कन लगाया, उसे अपनी बाह में दबाया और दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंच गई। उनके पीछे विद्यार्थी थे और मैं विद्यार्थियों के पीछे था। हॉल में आधी दूर तक जाकर काफिला रुक गया। डोना स्टोर रूम से एक फावड़ा लेकर बाहर आई। एक हाथ में फावड़ा और दूसरे हाथ में डिब्बा लेकर डोना विद्यार्थियों को लेकर खेल के मैदान के
सबसे दूर वाले कोने में पहुंची। वहां वो गड्ढा खोदने लगी। वो मैं नहीं कर सकता वाले वाक्यों को दफन करने जा रही थीं। खुदाई 10 मिनट तक चली, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी भी इस काम में मदद करना चाहते थे। जब गड्ढा 3 फुट गहरा हो गया तो खुदाई रुक गई। मैं नहीं कर सकता का डिब्बा उस गड्ढे में डाल दिया गया और जल्दी ही उसे मिट्टी से ढक दिया गया। 10-11 साल के 30 बच्चे ताजा खुदी कब्र के चारों तरफ खड़े थे। सबने कम से कम एक पेज मैं नहीं कर सकता लिखकर उस डिब्बे में डाले थे, जो 3 फुट की गहराई में दफन हो चुका था। यही उनकी टीचर ने भी किया था। फिर डोना ने घोषणा की, लड़कों और लड़कियों, अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बना लो और अपना सिर झुका लो। विद्यार्थियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने जल्दी ही कब्र के चारों तरफ एक घेरा बना लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वे अपने सिर झुकाकर इंतजार करने लगे। डोना ने भाषण दिया, मित्रों, हम आज मैं नहीं कर सकता की याद में इकट्ठे हुए हैं। जब वो इस धरती पर हमारे बीच था तो उसने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया था, किसी को कम, किसी को ज्यादा। दुर्भाग्य से उसका नाम हर सार्वजनिक इमारत, स्कूल, सिटी हॉल, राजधानियों और हाँ, व्हाइट हाउस में भी लिया जाता है। हमने मैं नहीं कर सकता को दफना दिया है और उसकी याद में एक स्मारक भी लिख दिया है। वो अपने पीछे अपने भाई बहन छोड़ गया है, जिनके नाम हैं मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं इसी समय करूंगा। वो लोग अपने मरहूम रिश्तेदार जितने मशहूर नहीं हैं और वो निश्चित रूप से अभी उतने शक्तिशाली भी नहीं हैं, लेकिन शायद तुम लोगों की मदद से किसी दिन वो दुनिया में शक्तिशाली बन जाएं। ईश्वर मैं नहीं कर सकता कि आत्मा को शांति दे और हर इंसान उसके बिना जीना सीखकर आगे बढ़े। आमीन। इस भाषण को सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये विद्यार्थी इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। ये काम प्रतीकात्मक था, ये जीवन का सार रूपक था, ये दाएं मस्तिष्क का ऐसा अनुभव था जो उनके अवचेतन और चेतन मस्तिष्क में हमेशा मौजूद रहेगा। मैं नहीं कर सकता लिखना, उसे दफन करना और उसकी स्तुति सुनना, इसमें टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इस भाषण के बाद वो विद्यार्थियों को क्लासरूम में वापस ले गईं और वहां मृत्यु भोज का आयोजन किया। उन्होंने कुकीज, पॉपकॉर्न और फ्रूट जूस के साथ मैं नहीं कर सकता की मौत का जश्न मनाया। डोना ने मोटे कागज से एक बड़ा स्मारक तैयार किया, जैसा कब्रों पर लगा रहता है। उन्होंने सबसे ऊपर लिखा, मैं नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लिखा, मृत्यु। इसके बाद सबसे नीचे तारीख लिखी। ये कागज का स्मारक डोना के क्लासरूम में पूरे साल टंगा रहा। कभी कभार कोई विद्यार्थी भूल से कह देता था, मैं नहीं कर सकता। उस समय डोना मृत्यु वाले स्मारक की तरफ इशारा कर देती थी। विद्यार्थी को फौरन याद आ जाता था कि मैं नहीं कर सकता तो मर चुका है, और वो अपने वाक्य को दूसरी तरह से कहता था। मैं डोना का विद्यार्थी नहीं था, वो मेरी विद्यार्थी थी, लेकिन उस दिन मैंने उनसे एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अब इस बात को बरसों बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं नहीं कर सकता वाक्य सुनता हूं तो मेरे मन में चौथी कक्षा के बच्चों द्वारा किया गया वो अंतिम संस्कार याद आ जाता है। विद्यार्थियों की तरह ही मुझे भी याद आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता तो मर चुका है। चिक मूर मैन।